कल आरसीबी की जीत के बाद हो चुका है कंफर्म, पॉइंट्स टेबल पर प्लेऑफ की दौड़ से 4 टीमें लगभग हो चुकी हैं बाहर। साथ ही दोस्तों क्रिकेट जगत में भी पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम अटैक के बाद बड़े और सख्त फैसले लिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1478वां एपिसोड। आज 25 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फॉरवर्ड कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। भैया पहलगाम पे जो आतंकी हमला इन कायरों ने किया, उसके बाद अब इनको हर जगह से घेरने की तैयारी कर ली गई है और क्रिकेट जगत में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला कल आया। पाकिस्तान सुपर लीग का लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग भारत में की जा रही थी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और फैन कोड ऐप के द्वारा, और भैया इसको बैन कर दिया गया है। तो पीएसएल के मैचेस ना भारत में अब लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे ना लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि भारत आने वाले बड़े आईसीसी इवेंट में भी पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेगा। मतलब जो हम लगातार देखते आ रहे थे भैया कि जब भी कोई बड़ा आईसीसी इवेंट होता था तो भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता था, क्या ताकि वो एक बड़ा भारत पाक मैच हो जाए, व्यूअरशिप हो जाए, पैसा बन जाए। लेकिन अब फाइनली बीसीसीआई ने यह फैसला भी ले लिया कि नहीं भैया, अब हम कभी भी ग्रुप स्टेज में भी पाकिस्तान के साथ नहीं भिड़ेंगे और जानबूझकर कभी भी भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखा जाएगा व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। तो 2-3 बड़े फैसले पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से आइसोलेट करने की तैयारी क्रिकेट के स्तर पर भी बीसीसीआई ने कर ली है। बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि अभी क्या, आने वाले समय में भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन सकेगा। तो कुल मिलाकर क्रिकेट की दुनिया में जो सख्ती थी उसको और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ा दिया गया है। भैया आप कायरों की तरह आओगे, निर्दोष लोगों को मार दोगे, जो भाई हंस के आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो रहा है, हंस की तरफ देख रहे हैं, आप उनको गोली मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए भैया, आज हर एक पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह के बीज बोए हैं अपने देशों में, जो कि आज भाई हिंदुस्तान के लिए वो नासूर बन गया है। इन लोगों ने आतंकियों को पाला, ये खुद तो भाई कुछ नहीं कर पाए पाकिस्तानी, लेकिन जब हिंदुस्तान में तरक्की होती है, यहाँ से लोग टूरिस्ट बनकर जाते हैं, कश्मीर में तरक्की होती है, कश्मीर में टूरिज्म के कारण लोग खुश होते हैं, तो इन लोगों को वहां भी मिर्ची लगती है। भाई इन लोगों को शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार ये जो हमारे पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, इसका एक खिलाड़ी है जो लगातार भारत के पक्ष में बड़ी बातें करता है, मोहम्मद आमिर। अब इसने एक और बड़ा बयान दे दिया। इसने भाई कह दिया कि होपफुली अगले साल मैं आईपीएल खेल रहा हूँ। मोहम्मद आमिर कहना चाहता है कि वो अगले साल आईपीएल में खेलेगा। भाई सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर क्यों खेलेंगे, बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया को पता नहीं है, क्या हम लोगों को पता नहीं है कि वो पाकिस्तानी है? बेशक वो यूके की सिटीजनशिप ले रहे हैं और यूके की जब वो सिटीजनशिप ले लेंगे तो वो इंडिया के बचेंगे नहीं, वो माफ कीजिए पाकिस्तान के बचेंगे नहीं, वो यूके के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वो एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हम क्या पागल बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे? हमको नहीं पता मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी है? भाई ये तो वही बात हो गई कि आप कंबल ओढ़कर आ गए, आप अंदर कुछ थे, बाहर से आप कुछ और दिख रहे हो तो आपको टीम में ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। बड़ी चीज ये है कि आप पहले बयान दो कि ये कश्मीर में जो हुआ है इस पे आपकी क्या राय है। ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर चुपचाप बैठे हुए हैं, वैसे तो बड़ी बातें कर देते हैं, इनको बयान देना चाहिए कि कश्मीर में जाकर लोगों को मारा गया, तो इनका क्या मुंह बंद क्यों है इन लोगों का, पाकिस्तानियों का? बोले ना कुछ, क्या सही हुआ गलत हुआ कुछ तो बोलो, कुछ तो अकल होगी इन लोगों में। अब ये बोल रहा है आईपीएल खेलेंगे, पैसे के लिए आईपीएल खेलेंगे, पैसे के लिए आईपीएल की बड़ाई कर देंगे, पैसे के लिए भारत की बड़ाई कर देंगे। कुछ भी चल रहा है यार। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से आ रही है। दोस्तों कल राजस्थान रॉयल्स की टीम को बेंगलोर में आरसीबी की टीम ने हरा दिया और बहुत सारी चीजें इस मैच से निकल कर आई। पहली चीज नंबर 1 ये कि राजस्थान रॉयल्स की जो प्रॉब्लम थी कि भाई वो एन मौके पर चोक कर रहा है। कल भी उसी मैच में हमने देखने को मिला कि भैया एन मौके पर राजस्थान रॉयल्स जो 50-50 मैच था, 19वें 18वें ओवर में उस मैच को इन्होंने 90-10 कर अपने हाथ से गवा दिया। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आरसीबी की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले कि भाई इनके पास गेंदबाजी अच्छी नहीं है, मोहम्मद सिराज को बाहर कर
टूवी को लाना, कृणाल पंड्या अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, हेजलवुड को लाना, ये जो फैसला था ये अच्छा काम कर रहा है इन लोगों के लिए, ये बेटर काम कर रहा है। ये दो चीजें क्लियर हुई। कल के मैच के बाद टेबल का क्या स्थिति है वो आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ भैया वीडियो के साथ बने रहना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। टेबल को लेकर बहुत अहम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों आज के मैच को लेकर आ रही है। आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेलेगी। वैसे तो भाई ये मैच बहुत हाई वोल्टेज मैच होता अगर आज से एक महीने पहले हम बात कर रहे होते, क्योंकि जाहिर है दोनों टीमों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि आईपीएल में इनका इतना बुरा हर्ष हो जाएगा दोनों का, लेकिन हो गया है। लेकिन भैया अभी भी ये जो आज का मैच होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। ये दोनों ही टीमें नीचे लगी हुई है टेबल पर और दोनों ही टीमों के लिए ये सर्वाइवल मैच है। प्लेऑफ की दौड़ से तो भाई आप भूल जाओ, वो गणित मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अगर आपको जीवित ही रहना है, अपनी लाज बचानी है ना, तो ये मैच जीतना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लाज भी नहीं बचेगी। जैसे कल राजस्थान रॉयल्स का तो पूरा बंटा धार हो गया। कल राजस्थान रॉयल्स की जो कल की हार थी उसने बता दिया कि जो फैसले लिए राजस्थान रॉयल्स वालों ने वो पूर्ण रूप से गलत थे। बटलर को बाहर कर देना, उसके बाद यूजी चहल को बाहर कर देना, उसके बाद उठाकर ट्रेंट बोल्ट को बाहर कर देना, तो ये जो मुंह उठाकर राजस्थान रॉयल्स वालों ने फैसले लिए ये कल बैकफायर कर गए। वैसे ही चेन्नई और हैदराबाद की भी कलाई खुल गई है कई मामलों में, कई चीजों में। ऋतुराज गायकवाड़ का केस चेन्नई का बना। हैदराबाद की टीम में हमने देखा कि जब बल्लेबाजी नहीं चल रही है तो गेंदबाजी तो है ही नहीं, और ऐसी स्थिति में भैया आज का मैच इन टीमों को बताएगा कि आपको अगले साल क्या करना है। मैं तो यही बोल सकता हूं क्योंकि टेबल का गणित बिगड़ चुका है। पांचवी बड़ी रिपोर्ट, टेबल का गणित, क्या 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं? जी हां बिल्कुल। कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ऑफिशियली इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के पास अब कोई भी चांस नहीं बचा है। राजस्थान रॉयल्स के यहाँ से 5 मैच बचे हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स अगर पांचों के पांचों मैच भी जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स के 14 पॉइंट्स होंगे और 14 पॉइंट्स में क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान रॉयल्स पहली टीम है जो ऑफिशियली कल की हार के बाद टेबल से और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। लेकिन उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद की टीम की भी कमोवेश वैसी स्थिति है, क्योंकि दोनों ही टीमों को बचे हुए 8 मैचों में से 8 के 8 मैच जीतने पड़ेंगे तो जाकर 16 अंक होंगे। 2 से 5% चांसेस इसको कहा जाता है, और मैथमेटिकल प्रैक्टिकल रीजन अगर हम लगाएं तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपके 2 से 5% चांस और आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओ। लास्ट सीजन हमने देखा था आरसीबी भी ऐसी स्थिति में फंसी थी। आरसीबी के भी बिल्कुल 2 से 5% चांसेस बताए जा रहे थे और वो चेन्नई को इन्होंने लीग स्टेज ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच हराकर ये लोग क्वालिफाई आरसीबी वाले लास्ट सीजन में कर गए थे। तो हाँ, आउटसाइड चांसेस हमेशा रहते हैं, चेन्नई हैदराबाद के रहेंगे, लेकिन फिर भी बात है ना कि पिछले साल एक बार ऐसा हो गया तो हर साल नहीं होता भाई। एक बार वो 2 से 5% चांसेस कन्वर्ट हो गए तो हर बार नहीं होते। इसीलिए भैया चेन्नई और हैदराबाद को भी आप बाहर ही समझिए। और सचमुच चेन्नई की टीम ने भाई निराश किया है, क्योंकि कुछ लोग हैं भाई जो कि शुरू से चेन्नई को पसंद करते हैं, और पसंद भी क्यों ना करें भाई, टीम ही ऐसी रही है चेन्नई की। चेन्नई की टीम ने अपने फैंस को सब कुछ दिया है, इसीलिए चेन्नई का ये फैन बेस बना है। अब बैक टू बैक इन्होंने भाई अपने आप को प्लेऑफ में पहुंचाया, बैक टू बैक इन्होंने भाई खिताब जीते आईपीएल के, इसीलिए इतनी फैन फॉलोइंग मैसिवली रही है चेन्नई की। लेकिन भाई इस सीजन में बहुत निराशा हुई है फैंस को, तो सचमुच भाई अगले सीजन में क्या करेगी चेन्नई वो तो भाई देखने वाली बात होगी। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं भैया। टेबल के गणित में एक और टीम है केकेआर। केकेआर के 8 मैचेस बचे हैं और 7 मैचों में केकेआर को जीत की जरूरत है क्वालिफिकेशन के लिए। अगर केकेआर यहां से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू कर दे और बचे हुए सारे मैचेस जीत जाए ना, तो ही केकेआर क्वालिफाई कर पाएगी, जिसके 10 से 12% ही चांसेस है। तो कुल मिलाकर मैं तो भाई यही बोल रहा हूं कि केकेआर, चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान बाहर हो चुकी है। राजस्थान का तो कंफर्म हो ही गया है, बाकी टीमों का भी मैं बोल रहा हूं। बाकी आप इस पर अपनी राय जरूर दो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इन 4 में से किसी को भी ये मौका मिल पाएगा या ये कर सकती है क्या कुछ? अपनी राय लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में। मुझे तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है चारों पर। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। प्लेऑफ की दौड़ में अब ये जो 6 टीम है उनका क्या हिसाब किताब है फटाफट समझ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि गुजरात और दिल्ली 12 अंकों के साथ बैठी हुई है। आरसीबी के कल 12 अंक हो गए। इन तीनों टीमों को आप कंफर्म समझिए, क्योंकि 16 अंक में भाई क्वालिफिकेशन हो जाता है अमूमन। लेकिन भाई यहाँ पर एक कैच है। इस बार इतनी 6 की 6 टीमें इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही है ना कि हो सकता है कि 4th स्पॉट के लिए 16 पॉइंट होने के बावजूद भी नेट रन रेट का गणित आ जाए। इसीलिए भाई अगर इन टीमों को सेफ रहना है, गुजरात को, दिल्ली को, आरसीबी को, तो भाई 18 पॉइंट्स के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ से 18-20 पॉइंट्स के लिए प्लानिंग करो। इनके पास मौका है, इनके पास अभी अपने लगभग आधे मैचेस बचे हुए हैं, 12-12 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो इनको भाई 3-3 मैचेस और जीतने। तो मेरे हिसाब से चांसेस दिल्ली के भी है, गुजरात के भी है और आरसीबी के भी है। ये तीनों हमें प्लेऑफ में दिखने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई इन तीनों को 18 से 20 पॉइंट्स का टारगेट रखना पड़ेगा, 16 का नहीं। ये मेरी राय है। मुझे ऐसा लगता है जो टेबल हमने अभी तक इतिहास में भी देखा है
कि भाई अगर 6 टीमें अच्छा क्रिकेट खेल रही हो ना तो 16 पॉइंट पर फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसीलिए भाई 18 से 20 पॉइंट लाओ ताकि सेफली जा सको। 16 पॉइंट में भी क्वालिफिकेशन होगा लेकिन फिर वो नेट रन रेट के आधार पर हो सकता है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया 3 टीमें ऐसी हैं जो लगातार अच्छा खेल रही है और 10-10 पॉइंट पर है। पंजाब की भी 10 पॉइंट है अभी, उसके अलावा मुंबई के भी 10 पॉइंट है, लखनऊ के भी 10 पॉइंट है। एमआई और एलएसजी का तो मैच होने वाला है अभी परसों के दिन, तो वो मैच भी बड़ा कांटे का मजेदार मैच होने वाला है। तो इसीलिए भाई ये तीनों टीमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि दिल्ली गुजरात आने वाले 2 मैच हार जाए और नीचे से मुंबई अपने आने वाले 3 मैच जीत जाए तो एमआई नंबर 1 नंबर 2 पर दिखे आपको। इसीलिए भैया प्लेऑफ की 4 टीमें प्रिडिक्ट करना, बेशक लोग देख के बोल रहे हैं हाँ ये 3 तो कंफर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी भाई कुछ भी हो सकता है। और ये जो 6 टीमें हैं, चाहे वो ऊपरी टीम हो गुजरात दिल्ली आरसीबी, चाहे वो एमआई हो, चाहे एलएसजी हो, चाहे वो पंजाब हो, इन 6 में से कोई भी 4 हो सकती है, कोई भी 4। बचा है आधा टूर्नामेंट, 6-6 7-7 मैच सबके बचे हुए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना, चैनल के साथ बने रहना। बड़ी डिटेल में बात करेंगे भैया, आप बड़े आराम से और डिटेल में टेबल पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो अनिल कुंबले ने लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति के ऊपर एक बड़े सवाल खड़े कर दिए। अनिल कुंबले साहब बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत को ग्रुप्ड और साइडलाइन किया जा रहा है। लास्ट मैच में वो हमें देखने को मिला। लखनऊ का लास्ट मैच दिल्ली के साथ था, लखनऊ हारी थी, जिसमें हमने देखने को मिला कि कप्तान होने के बावजूद भी ऋषभ पंत अपने हिसाब से बल्लेबाजी करने नहीं उतर सके। क्यों? क्योंकि कोचिंग डिपार्टमेंट ये चाहता था कि ऋषभ पंत थोड़ा सा लेट जाए। अब भैया सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ऋषभ पंत तो कप्तान है, तो कप्तान के पास कम से कम वो अंतिम फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए कि उसको कब जाना है फील्ड पर खेलने के लिए। लेकिन वो चीज नहीं हुई, जिससे ऋषभ पंत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आया। और अनिल कुंबले यही बोल रहे हैं कि भैया जो कुछ भी हुआ है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इनको तो ग्रुप कर दिया गया है, इनकी तो कप्तानी भी नहीं चल रही। भाई देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हमेशा एक ऐसी सिरदर्द भरी टीम रही है किसी भी कप्तान के लिए, और इसीलिए कोई भी भाई तैयार ही नहीं है उस टीम का कप्तान बनने के लिए। ऋषभ पंत तैयार थे, 27 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन सिरदर्द ज्यादा बड़ा मिल गया। शायद 20 करोड़ में किसी दूसरी टीम में चले जाते ना तो सिरदर्द नहीं होता, और सिरदर्द से आपका 1-2 साल का जो क्रिकेट है वो भी खराब नहीं होता। ऋषभ पंत बहुत अच्छा क्रिकेट इस साल खेल सकते थे, शायद नहीं खेल पा रहे, और रीजन हो सकता है कप्तानी का प्रेशर, टीम का प्रेशर। अनिल कुंबले तो सही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की आपसे बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है ऑरेंज कैप की दौड़ से। भैया ये दौड़ भी है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। मतलब सोचा नहीं था कि ये दौड़ भी कभी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सुदर्शन तो टॉप पर चल ही रहे थे, अब हमारे विराट भैया नंबर 2 पर आ गए। विराट कोहली ने जो क्रिकेट खेला है ना इस साल के आईपीएल में, वो बताता है कि बेशक बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के मैनेजमेंट के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि यार ये तो इनकी एज हो गई, हमें नए खिलाड़ी लाना है। अब ये आईपीएल में तो सारे नए पुराने सब खेल रहे हैं, फिर भी हमारे विराट भैया नंबर 2 पर क्यों है? फिर भी रोहित शर्मा हर मैच में 50-70 रन क्यों मार रहे हैं? भैया क्लास होती है। आप है ना 20 साल 22 साल के लड़के से वो उम्मीद कर ही नहीं सकते जो आप इन दोनों खिलाड़ियों से कर सकते हो। भाई इन दोनों को बाहर करना 2027 तक आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो बीसीसीआई से बोल देता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छा एक्शन ले लिया, लेकिन इन दोनों के खिलाफ जो आप पिछले 2 सालों से कर रहे हो ना, प्लीज बंद कर दो, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईपीएल में तो सब दूध का दूध पानी का पानी अब तो दिख रहा है ना। यहाँ तो सारे युवा खिलाड़ी, बुजुर्ग खिलाड़ी, बुढ़े खिलाड़ी सब खेल रहे हैं। उसके बावजूद भी इन दोनों खिलाड़ियों का चलना क्या बताता है? ये बताता है कि ये दोनों अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। और स्पेशली विराट कोहली को तो आप देखो 9 मैच में लगभग 400 रन भैया मार दिए उस बंदे ने। तो सचमुच यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाली बात होगी कि एंड में ऑरेंज कैप किसके सिर पर सजता है। हो सकता है ये विराट कोहली 700-800 रन बनाकर एक बार ऑरेंज कैप और ले जाए। तो आप खुद ही सोचो कि आप किसको कर रहे हो। हाँ, पूरन भी है रेस में, सूर्या भी है, बटलर भी है, जायसवाल भी है, चेजिंग अच्छी चल रही है, तो ऑरेंज कैप की दौड़ में मजा आएगा। बताओ यार कमेंट बॉक्स में कौन जीतेगा ऑरेंज कैप। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, माफ कीजिए, पर्पल कैप की दौड़ देख लेते हैं। यहाँ पर हेजलवुड ने बता दिया कि आखिर क्यों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस बार खिताब की दावेदार लग रही है। टूर्नामेंट से पहले शायद ना लग रही हो, लेकिन अब तो लग रही है। क्यों? क्योंकि कृष्णा और हेजलवुड इस समय पर्पल कैप की दौड़ में 16-16 विकेट लेने के साथ साथ टॉप पर बने हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन हेजलवुड, जिसके बारे में टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ये कहा जा रहा था कि बंदा चोटिल है, शायद पूरे टूर्नामेंट भी नहीं खेलेगा, भैया इसने बता दिया कि ये आरसीबी के लिए तो लॉयल है, बाकी किसी के लिए ना हो। तो हेजलवुड ने सचमुच हैरान किया इस बार। हालांकि पर्पल कैप की दौड़ बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव, सिराज, नूर, साई, किशोर, शार्दुल, ये सब 12-12 विकेट लेकर खड़े हुए हैं कतार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो बहुत बड़ा मैच आ रहा है। लास्ट बार जब दिल्ली और आरसीबी की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी तो मैच हुआ था बेंगलोर में, जिसमें भैया हमारे केएल राहुल, जो कि बेंगलोर के बॉय है, दिल्ली में खेल रहे थे, बैट गाड़कर बोला था दिस इज माय फकिंग ग्राउंड। अब है भाई मैदान दिल्ली का, आरसीबी और दिल्ली 2 दिन बाद एक दूसरे के आमने सामने है। विराट कोहली क्या करेंगे?
मजा आएगा देखने में भाई, इस मैच को जरूर देखना। ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, हर मैच की मास्टर की देते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।